इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग इस कहानी का बोनस पार्ट शाम 5 बजे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे-प्यारे कमेंट से भर दीजिए। ज़्यादा नहीं तो यस तो ज़रूर लिखिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट से एक्साइटमेंट नज़र आनी चाहिए कि आप लोग देखने के लिए बेताब हैं। तभी तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की एनर्जी मिलेगी। तो चलिए शुरू हो जाइए। पंखुड़ी अब तक बेहोश थी, लेकिन अब डॉक्टर के जाने के बाद तकरीबन से 1.5-2 घंटे बीत गए थे और अब उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला। आंखें तो उसकी बाद में खुली, उन आंखों में से आंसू पहले ही निकलना शुरू हो गए थे। उसे अपने बदन में जोरों से दर्द महसूस हो रहा था और अब उसकी नज़र सीधा प्रांस की तरफ गई। एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। उन दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। सृष्टि का हाथ अभी भी उसके सिर पर था। वो चुपचाप पंखुड़ी की तरफ देख रही थी, जिसका चेहरा प्रांस की तरफ था, और अब उसने बालों को हल्का सा सहलाया और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो पंखुड़ी। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने अब नज़रें घुमाकर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गया जब सृष्टि ने उस पर हाथ उठाया था। मुकेश, सोनू और हनी तीनों ने उसके साथ बहुत कुछ किया था। उसे बहुत मारा था। हनी ने तो जैसे दरिंदगी की हर हद पार कर दी थी। जिस तरह से उसने बेल्ट से पंखुड़ी पर वार किए थे, वो सच में बहुत ज़्यादा बेरहमी से भरे हुए थे। लेकिन अगर उसे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ तकलीफ दे रही थी तो वो सृष्टि का लगाया हुआ वो थप्पड़ ही था। सृष्टि ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, वादा करती हूँ कि आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। पता नहीं कैसे गुस्से में मैं तुम पर हाथ उठा गई। उसकी बात सुनकर प्रांस की आईब्रो भी ऊपर की तरफ उठ गई थी। उसे अभी तक पता नहीं था कि सृष्टि ने पंखुड़ी को थप्पड़ लगाया था। आश्रय ने उसे बताया जरूर था, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर था ही नहीं। सृष्टि एक बार फिर से बोली, जानती हूँ मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए था। तुम्हारी हालत तो पहले ही इतनी ज़्यादा खराब है, लेकिन उस वक्त तुम्हारी हरकत पर गुस्सा इतना ज़्यादा आया कि खुद को रोक नहीं पाई। मेरी नाजुक सी पंखुड़ी पर मैंने हाथ उठा दिया। मैं सच में इस चीज़ के लिए कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तुम बेशक से माफ़ कर दो, लेकिन मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी बातें सुनते हुए पंखुड़ी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थी। सृष्टि ने उसके गालों को प्यार से सहलाया और बोली, अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम तो चली गई थी हॉस्पिटल से, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे बाद हम लोगों का क्या हाल हो रहा था। और अब तुम अपनी हालत देखो, क्या हालत कर दी है उन लोगों ने तुम्हारी। अगर प्रांस वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता भी है वो लोग तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकते थे। अभी वो बोल ही रही थी कि पंखुड़ी बिना किसी एक्सप्रेशंस के धीमी सी आवाज में बोली, मुझे मेरे घर जाना है। सृष्टि तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से जाने का नाम भी नहीं लोगी। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, मेरी मॉम कहाँ है? प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए, मुझे उनके साथ अपने घर जाना है। सृष्टि गुस्से से बोली, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी वो बोल ही रही थी कि बाहर से श्वेता सी अंदर की तरफ आई। वो तो यूं ही पंखुड़ी को देखने के लिए आई थी, लेकिन जब उन्होंने सृष्टि की गुस्से भरी आवाज़ सुनी तो उनके कदम तेज हो गए थे। वो अब जल्दी से पंखुड़ी के पास आई और उसके बगल में बैठकर उसके बालों पर अपना हाथ सहलाते हुए बोली, क्या क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रही हो? खबरदार, अगर तुमने अपनी आंखों से एक भी आंसू बाहर निकाला तो। रो रो कर तुमने अपनी आंखें कितनी खराब कर ली है। क्यों तुम खुद के साथ ऐसा कर रही हो? पंखुड़ी उनकी तरफ देखकर रोते हुए बोली, मॉम प्लीज़ घर ले चलिए ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना। श्वेता जी तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, ऐसा नहीं कहते बेटा, ये भी तो तुम्हारा घर है ना। पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं ये मेरा घर नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं इन लोगों को नहीं जानती मॉम, मुझे मुझे यहाँ से दूर जाना है। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए। श्वेता जी अब सृष्टि की तरफ देखने लगी। सृष्टि ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और बोली, क्यों कर रही हो ऐसा पंखुड़ी? मत करो ना, तुम अपने साथ साथ दूसरों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दिए जा रही हो, और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो तुम खुद को दिए जा रही हो। ऐसा नहीं करते बेटा, तुम्हारा घर अब ग्रोवर मेंशन नहीं, ये राणा मेंशन है। तुम तो वहाँ चली जाओगी, लेकिन इस घर के लोगों का क्या, जो तुम्हें इतना याद करते हैं, तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना उनका दिल नहीं लगता।
मैं जानती हूँ तुम प्राण से नाराज हो, लेकिन वो भी तुम्हारे लिए तड़पता है। उसकी बात सुनते हुए अब पंखुड़ी ने हल्की सी अपनी नज़रें उठाकर प्रांस की तरफ देखा। प्रांस अभी तक चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। अब पंखुड़ी की नज़रें उस पर आई तो उसने एक गहरी सांस ली और बोला, प्लीज़ आप दोनों यहाँ से बाहर चले जाइए। मुझे पता है मुझे अपनी बीबी को कैसे संभालना है, मैं संभाल लूँगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि तुरंत बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुमने पंखुड़ी पर गुस्सा किया तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। प्रांस एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना मॉम, मैं अपनी बीबी को संभाल लूंगा। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, वरना मुझे डैड को कॉल करके बुलाना होगा, वही आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। सृष्टि कुछ कहती उससे पहले ही प्रलय भी वहाँ पर पहुँच गया था। प्रांस की बात उसने सुनी थी। अब वो सृष्टि के पास आया और बोला, प्लीज़ यूनिवर्स चलो यहाँ से। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन पंखुड़ी, अगर फ्रांस ने एक बार फिर से पंखुड़ी को डांटा तो आप जानते हैं ना इस वक्त उसकी हालत कैसी है। प्रलय बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम चलो यहाँ से। वो कह रहा है ना वो संभाल लेगा पंखुड़ी को, तो उसे संभालने दो। ये बोलते हुए उसने एक नज़र पंखुड़ी की तरफ भी देखा। पंखुड़ी तुरंत श्वेता जी का हाथ पकड़कर बोली, मुझे यहाँ से जाना है मॉम। ये बोलते हुए उसका ब्लैंकेट उसके कंधे से उतर गया था और फटे हुए कपड़ों की वजह से उसके कंधे साफ नजर आ रहे थे। श्वेता जी ब्लैंकेट ऊपर करती उससे पहले ही प्रांस वहां पर आ गया था। उसने खुद से पंखुड़ी का ब्लैंकेट ऊपर की तरफ किया और श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ आप घर चली जाइए, मैं पंखुड़ी को संभाल लूँगा। आपको और मिस्टर ग्रोवर को भी रेस्ट की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर श्वेता जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पंखुड़ी को घर लेकर जाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन घर जाकर भी तो पंखुड़ी बस खुद को कमरे में बंद कर लेती, सारा दिन रोती रहती, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। ऐसे में उसे घर ले जाकर भी क्या ही करती। कम से कम यहाँ पर प्रांस के साथ उसके इमोशंस तो बाहर आएंगे। प्रांस उसे भूखा तो नहीं रहने देगा, सृष्टि उसे रोने तो नहीं देगी, अकेले तो नहीं छोड़ेगी। वो भी अब अपनी जगह से उठी। पंखुड़ी उनका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती मॉम, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। मुझे अपने घर पर जाना है, ये घर मेरा नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं पहचानती, मुझे अपने साथ ले चलिए ना। ज्योत्सना, आप मेरी बात नहीं मान रही तो मैं उसे कहूँगी, वो मेरी बात मानेगी। और डैड, डैड मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। आप डैड को बुलाइए ना। उसकी बात सुनकर श्वेता जी उसके चेहरे पर झुकी और बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम कर बोली, सॉरी बेटा, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम बेशक से नहीं समझ रही, लेकिन हम समझ गए हैं कि तुम्हारी खुशियाँ अब यहीं पर हैं। पंखुड़ी रोते हुए बोली, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर गई तो मैं कभी आपके पास वापस आऊँगी भी नहीं, यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। उसकी बात सुनकर श्वेता जी का दिल धक सा रह गया। वो ऐसे कैसे पंखुड़ी की ये बात सुनकर उसे छोड़कर जा सकती थी। अगर सच में पंखुड़ी ने ऐसा वैसा कोई फैसला ले लिया तो वो पूरी जिंदगी पछताएंगे। इस वक्त पंखुड़ी वैसे भी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। प्रांस उन्हें ढीला पड़ते हुए देख एक बार फिर से बोला, प्लीज़ आंटी जी, आई मीन मॉम, आप जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं पंखुड़ी को संभाल लूँगा। ये बोलते हुए अब उसने पंखुड़ी का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। पंखुड़ी ने तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। प्रांस ने कुछ नहीं कहा। श्वेता जी ने अब अपने मुंह पर अपना हाथ रखा और तुरंत वहां से बाहर की तरफ भाग गई। प्रलय भी सृष्टि को लेकर वहां से बाहर जा चुका था और दरवाजे पर आकर खड़े हुए आश्रय पंक्ति मिस्टर ग्रोवर और ज्योत्सना भी अब वहां से जा चुके थे। सबके जाने के बाद प्रांस ने रिमोट से दरवाज़ा बंद किया और फिर पंखुड़ी के पास बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, यहाँ नहीं रहना है तुम्हें? पंखुड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाए रखा। प्रांस एक बार फिर से बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? पंखुड़ी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। प्रांस अब गुस्से से बोला, मुझे जवाब दो पंखुड़ी। पंखुड़ी ने अब ब्लैंकेट पूरी तरह से अपने ऊपर कवर कर लिया और अगले ही पल प्रांस ने वो ब्लैंकेट नीचे की तरफ खींचा और बोला, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, मुझे जवाब दो, क्या तुम सच में यहाँ नहीं रहना चाहती? क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो?
तुम पहले भी बेवकूफ़ियाँ करती थी और अब भी सिर्फ बेवकूफ़ियाँ ही कर रही हो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें हॉस्पिटल से जाने की? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी उसकी तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में बेइंतहा आंसू थे। प्रांस अभी भी उसे डांट रहा था। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। प्रांस ने अब अचानक ही उसके गाल पर अपना हाथ रख दिया तो पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। प्रांस के चेहरे पर भी गुस्सा झलक उठा। अब उसने अपना हाथ पंखुड़ी के चेहरे से वापस हटा लिया और बोला, ओके फाइन, अगर तुम्हें मेरा खुद को छूना नहीं पसंद तो अब मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम यहाँ नहीं रहना चाहती, इसका रीज़न मैं हूँ ना, मेरी वजह से ही तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। लेकिन ये गलतफहमी अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने दूंगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इनफैक्ट तुम इस रूम से भी बाहर कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरे साथ मेरे ही रूम में रहोगी, बेशक से प्यार से रहो या फिर एटीट्यूड से। मेरे साथ बात करो या मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो कर लेना, नहीं करनी हो तो प्रांस राणा अकेला खुद को संभाल सकता है। लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी मनमानी करने की हालत मैंने देख ली है और मनमानी तुम अब नहीं कर सकती हो। ये बोलते हुए अब उसने अपने एक एक शब्द पर बेहद जोर दिया। पंखुड़ी उसकी बात सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ वो खुद ही प्रांस के साथ बात नहीं कर रही थी और दूसरी तरफ उसके ही दिल में उम्मीदें थी कि प्रांस खुद से ही उसे अपने सीने से लगा ले। शायद वो अपनी सारी नाराज़गी भूल जाए। इतना तो कभी पंखुड़ी ने नाराज़ होना सीखा भी नहीं था। उसका गुस्सा तो सिर्फ एक पल का होता था और प्रांस, उस पर तो वो अपनी जान छिड़कती थी। उससे नाराज़ वो भला कैसे ही रह सकती थी। प्रांस अब अपनी जगह से उठा और क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। उसने क्लोजेट खोला और उसमें से पंखुड़ी के लिए एक सिंपल टी शर्ट और लोअर निकाल लिया। पंखुड़ी चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी और कपड़ों के साथ साथ प्रांस ने उसके लिए अंडरगारमेंट्स और पैड वगैरह भी निकाल लिए थे, क्योंकि इस वक्त पंखुड़ी को सबसे ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत थी। उसने वो सारा सामान वॉशरूम में रखा और फिर वापस पंखुड़ी के पास आकर उसका ब्लैंकेट हटाया। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और प्रांस ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया और सीधा वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। उसने बेशक से कहा था कि वो पंखुड़ी के पास नहीं आएगा, लेकिन उसने बाकी सबसे ये भी कहा था कि वो पंखुड़ी को संभाल लेगा। ऐसे में उसे पंखुड़ी की हर ज़रूरत का भी ख्याल रखना था और उसकी तबीयत का भी। पंखुड़ी ने कुछ पल तो उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही प्रांस ने उसकी तरफ देखा उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रांस अब उसे अंदर तक लेकर आया और आते ही उसने उसे सीधा शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसने पंखुड़ी के सीने की तरफ देखा जहाँ पर उसका ब्लाउज लगभग से फटा हुआ था। उसने अब वो ब्लाउज पूरी तरह से पंखुड़ी के बदन से हटाने के लिए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, लेकिन अगले ही पल पंखुड़ी दूसरी तरफ घूम गई और बोली, मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे खुद को संभालने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी। आप मुझे यहाँ तक ले आए, उसके लिए थैंक यू, अब बाकी मैं अपने आप कर लूँगी। आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया हुआ था। वहीं प्रांस उसकी बात सुन तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान पंखुड़ी की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र तो पंखुड़ी की पीठ पर थी, जहाँ पर ब्लाउज डोरियों वाला होने की वजह से उसे उसकी पीठ साफ नज़र आ रही थी और वहाँ पर बेल्ट के निशान इतने ज़्यादा गहरे थे जिन्हें देखकर एक पल के लिए प्रांस का दिल भी कांप उठा और दूसरे ही पल उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा झलकने लगा था और वो गुस्सा उन लोगों के लिए था जिनकी वजह से पंखुड़ी की पीठ पर वो निशान थे। उन लोगों को प्रांस ऐसी सज़ा देने वाला था जो वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते, लेकिन फ़िलहाल उसे पंखुड़ी को संभालना था। पंखुड़ी दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खड़ी थी और प्रांस ने अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे वापस अपनी तरफ घुमाया। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, मैंने आपसे कहा ना, मैं ये सब कर लूँगी, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस ने उसके कलाइयों को पकड़ा जो उसने अपने सीने पर रखी हुई थी और उन्हें नीचे करते हुए अगले ही पल उसका ब्लाउज उसके बदन से अलग कर दिया। वो उसके सीने को अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था,
जहाँ पर जगह जगह नाखूनों के निशान थे, पूरी गर्दन तो एकदम नीली हो चुकी थी, वहाँ पर मुकेश के काटने के निशान साफ नजर आ रहे थे। ये सब देखते हुए भी प्रांस का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। पंखुड़ी हल्का सा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, हाँ, मुझे आपको रोकने का हक ही कहाँ है। आजकल सारे हक तो शायद आपने किसी और को दे दिए हैं। मैं तो ना आपको खुद के पास आने के लिए बोल सकती हूँ और ना ही खुद से दूर जाने के लिए। प्रांस उसे देखते हुए बोला, प्रांस राणा खुद से दूर जाने वालों को रोकता नहीं और खुद से किसी को दूर जाने के लिए कहता नहीं। वो सामने वाले की मर्जी होती है, उसे उसके पास रहना है या नहीं। और अगर कोई प्रांस राणा को छोड़कर जा रहा है तो इसमें प्रांस राणा की कोई गलती नहीं है, वो सामने वाले की मर्जी है। और अगर सामने वाला इतना तो मैच्योर है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता है। प्रांस राणा की आदत नहीं है लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने की। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी की आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई थी। मतलब साफ था कि पंखुड़ी उससे दूर जाए तो प्रांस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे नहीं रोकने वाला। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त वॉशरूम से भागकर बाहर की तरफ चली जाए, लेकिन अगर वो भागने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती तो पहली बात तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 2 कदम भी ढंग से चल सके, और प्रांस तुरंत उसे पकड़ लेता। ऐसे में उसके भागने का कोई फायदा ही नहीं था। और अब प्रांस हल्का सा नीचे की तरफ झुका और उसके साड़ी को उसके बदन से अलग करने लगा। फ्रांस की नज़रें उसके पूरे बदन पर थी। कमर तक खरोचों के निशान बने हुए थे और टांगों के नीचे कसी हुई उंगलियों से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसके थाई पार्ट्स को कसकर दबाया हो। बेशक से उसने साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन मुकेश और उसके दोस्तों की पकड़ इतनी ज़्यादा कसी हुई थी कि उस पर वो निशान अभी तक नजर आ रहे थे। फ्रांस ने अब सावर की स्पीड बढ़ा दी और पंखुड़ी अब पूरी तरह से पानी से भीगने लगी। फ्रांस उसे कुछ कह नहीं रहा था, ना ही उसने उसके बदन को किसी तरह से रगड़ा या फिर सहलाया। वो बस नॉर्मली उसके सामने खड़ा रहा और पानी ने अपना काम कर दिया। हल्के गर्म पानी की वजह से पंखुड़ी को राहत मिल रही थी और वो निशान जो उसकी बॉडी पर थे काफ़ी हद तक साफ हो गए थे, लेकिन खरोचों के निशान अभी भी थे और दवाई लगाना ज़रूरी था। पंखुड़ी टॉवेल लपेटकर अपने कपड़े चेंज कर ही रही थी कि उसके पैर हल्के से लड़खड़ा गए। उसने तुरंत प्रांस के कंधों पर अपना हाथ रखा तो प्रांस ने अपने एक हाथ से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। एक पल के लिए उसकी और फ्रांस दोनों की हार्ट बीट तेज हो गई थी। अब प्रांस ऊपर की तरफ उठा और उसने पंखुड़ी को कपड़े पहनाने की बजाय उस पर टॉवेल लपेटा और उसे लेकर बाहर आ गया। उसने उसे सोफे के पास छोड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, 2 मिनट सोफे पर बैठ जाओ। पंखुड़ी ने सामने बेड शीट की तरफ देखा जो पूरी खराब हो चुकी थी, इसलिए प्रांस ने उसे सोफे के पास छोड़ा था ताकि वो बेड शीट चेंज कर सके। उसने वो बेड शीट उतारी और फिर तुरंत दूसरी बेड शीट बिस्तर पर बिछा दी। पंखुड़ी चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। प्रांस कभी खुद से कुछ नहीं करता था, लेकिन आज वो सब कुछ कर रहा था। पर इतना सब कुछ करने का फायदा ही क्या, जब वो बात पंखुड़ी को सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। वो उस तकलीफ को नहीं मिटा पा रहा था। कुछ देर बाद पंखुड़ी को लेकर प्रांस अब बिस्तर पर आया। उसने बिस्तर पर पंखुड़ी को बिठाकर उसका टॉवेल उतारा और फिर अपने हाथ पर दवा लेकर उसकी गर्दन और उसकी बैक एरिया पर लगाने लगा। अपनी जगह से उठकर उसने पंखुड़ी की पीठ पर भी वो दवा लगाई। पंखुड़ी को दवा लगाते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थी। जैसे तैसे उसने पंखुड़ी के बदन पर दवा लगा दी थी और अब उसने पंखुड़ी को कपड़े भी पहनाए। न उसने कुछ कहा और ना ही पंखुड़ी ने। कपड़ों के बाद अब प्रांस ड्रेसिंग की तरफ आया और फिर वहां से ड्रायर उठाकर वो वापस पंखुड़ी के पास आया। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन फ्रांस ने उसकी बात नहीं सुनी और खुद से उसके बालों पर ड्रायर करने लगा। तकरीबन 5-7 मिनट बाद उसने वो ड्रायर रखा और इस वक्त बाहर से किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। फ्रांस ने रिमोट से दरवाज़ा खोला तो सामने सृष्टि खड़ी थी। उसने अपने हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी। वो पंखुड़ी के लिए खिचड़ी और कॉफ़ी वगैरह लेकर आई थी। इससे पहले कि सृष्टि अंदर की तरफ आती, फ्रांस उसके पास गया और उसके हाथों से वो ट्रे लेते हुए बोला, थैंक यू। सृष्टि जल्दी से बोली, मुझे 5 मिनट अंदर आने दो ना।
प्रांस बना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, सॉरी मॉम, लेकिन मैंने कहा ना, संभाल लूँगा। ये बोलकर उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और सृष्टि बस अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो कुछ वक्त तो प्रांस की तरफ देखती रही कि शायद वो वापस दरवाज़ा खोल दे, लेकिन जब प्रांस ने 1-2 मिनट दरवाज़ा नहीं खोला तो वो चुपचाप वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रांस ने बेड पर ट्रे रखी और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए उसने खिचड़ी का बाउल अपने हाथ में उठाया और चम्मच भरकर उसके लबों की तरफ बढ़ा दिया। पंखुड़ी बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोली, मुझे भूख नहीं है। प्रांस तुरंत बोला, चुपचाप अपने होठों को खोलो। पंखुड़ी गुस्से से बोली, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, और आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? इतने दिनों से जब मैं ढंग से खाना नहीं खा रही थी तो आप तो मुझे खिलाने नहीं आए थे ना, तो अभी क्यों खिलाना चाहते हैं? अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ब खुद खा लूँगी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रांस को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से नॉर्मल रखा और बोला, मैंने कहा अपना मुंह खोलो। पंखुड़ी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, नहीं खोलूँगी, और आपको मुझे खिलाने की ज़रूरत क्या है? जाइए, जाकर किसी और को खिलाइए। उसकी बात पर प्रांस हैरान हुआ। बीच बीच में ये किसी दूसरे की बात कहाँ से आ गई? वो एक बार फिर से बोला, तुम अपना मुंह खोल रही हो या नहीं? पंखुड़ी ने इस बार कुछ नहीं कहा और अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया। गुस्से में वो इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी और ये पहली बार था जब उसका गुस्सा इस तरह से आ रहा था, वरना अब तक उसने प्रांस पर गुस्सा किया ही कहाँ था। प्रांस ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा तो पंखुड़ी की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। प्रांस ने अब खुद से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और खिचड़ी से भरा हुआ चम्मच उसके होठों पर लगा दिया, लेकिन पंखुड़ी ने अपने होठों को नहीं खोला। प्रांस तुरंत बोला, अगर अभी इसी वक्त तुमने अपने होठों को नहीं खोला और ये खिचड़ी नहीं खाई तो मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, वो लोग तुम्हें ड्रिप लगाएंगे। अगर खाना नहीं खाओगी तो कहीं ना कहीं से तो मुझे खाने की कमी को पूरा करना पड़ेगा ना, तो मैं वो कमी वहाँ से पूरी करूँगा, इसलिए ये भूल जाओ कि बिना खाना खाए तुम रह सकती हो। पंखुड़ी गुस्से से बोली, और वो लोग मुझे ड्रिप लगाएंगे और मैं चुपचाप लगवा लूँगी? हाँ, मैं मानती हूँ मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ। अगर उन लोगों ने मुझे हाथ लगाया तो मैं उनके हाथ तोड़ दूँगी। प्रांस तुरंत बोला, उन तीनों के तो नहीं तोड़े, उस वक्त पर तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारा ये गुस्सा कहाँ गया था? उसकी इस बात पर पंखुड़ी चुप हो गई। अपनी तरफ से तो उसने पूरी कोशिश की थी मुकेश, हनी और सोनू से लड़ने की, लेकिन वो लोग स्ट्रांग थे और पंखुड़ी में ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, चुपचाप अपना मुंह खोलो, वरना अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। प्रांस की इस बात पर पंखुड़ी ने बेहद तकलीफ भरी आवाज़ में बोली, बस आपका गुस्सा ही तो रह गया है मेरे लिए, प्यार तो शायद दूसरे के लिए है, इसलिए तो अब मेरे लिए आपके पास कुछ नहीं बचा। प्रांस ने झट से कहा, छोड़कर तुम मुझे गई थी, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने रोका भी तो नहीं था? प्रांस भी फटाक से बोला, क्यों रोकूं? जब जाने वाला खुद जाना चाहता है तो मैं उसे रोकने वाला कौन होता हूँ? तुम्हारे साथ मेरी बहुत बार लड़ाई हुई है, मैं कभी तुम्हें छोड़कर गया हूँ क्या? पंखुड़ी ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और बोली, अगर सामने वाला नहीं खाना चाहता है तो आप उसे जबरदस्ती खिलाने वाले कौन होते हैं? उसके इस जवाब ने अब प्रांस की बोलती बंद कर दी थी। आखिर उसने खिचड़ी से भरा हुआ बाउल नीचे ट्रे में वापस रखा और बोला, ये यहीं रखा है, अगर तुम्हें भूख लगे तो खा लेना, और अगर मुझे ये खाना वापस यूं ही मिला तो अगली बार मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा, सीधे डॉक्टर को बुलाऊंगा। वो लोग जब तुम्हें दवाइयाँ और इंजेक्शन देंगे तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और सीधा बाहर की तरफ चला गया। पंखुड़ी हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि प्रांस के कपड़े इस वक्त काफ़ी खराब थे। कुछ तो उन पर पंखुड़ी के ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे और कुछ, जब उसने पंखुड़ी को शावर दिलाया था तो उस पर काफ़ी सारा पानी भी गिरा था। लेकिन प्रांस ने अपने कपड़ों को नहीं बदला था, वो बाहर की तरफ जा चुका था। वहीं सृष्टि अभी भी हाल में बैठी थी। सुबह लगभग से हो चुकी थी, लेकिन पूरी रात कोई सोया नहीं था, तो रागिनी ने सबको अपने अपने रूम में सोने के लिए भेज दिया था, लेकिन सृष्टि को चैन नहीं आ रहा था।
जब उसने प्रांस को सीढ़ी उतरते हुए देखा तो वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? और पंखुड़ी, वो सो गई क्या? उसने खाना खा लिया था क्या? प्रांस ने एक गहरी सांस ली और बोला, जिद्दी बहुत है वो। सृष्टि तुरंत बोली, उससे ज़्यादा तो तुम जिद्दी हो। प्रांस भी जल्दी से बोला, लेकिन मैंने फिलहाल के लिए अपनी जिद छोड़ दी है। पर वो अभी भी नहीं छोड़ रही। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी जिद पर अड़ी है और उसकी इस बात पर मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सृष्टि भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, गुस्सा छोड़कर एक बार प्यार से कोशिश करो, वो मान जाएगी। तुम जानते हो ना हमारी पंखुड़ी को वो कैसी है, सिर्फ प्यार ही तो चाहती है वो। अगर प्यार दोगे तो किसी चीज़ को मना नहीं करेगी वो। प्रांस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, ओह रियली, मतलब अभी भी मेरे प्यार में कमी है? सीरियसली? हाँ, शायद मेरे प्यार में ही कमी है, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे मुझसे दूर रहना है तो बेशक से रहे, लेकिन वो मेरे पास रहकर मुझसे दूर रह सकती है, मुझसे दूर जाकर नहीं। ये बोलकर अब वो तुरंत बाहर की तरफ जाने लगा। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हो प्रांस? तुम्हारे कपड़ों पर ब्लडी स्टेन, एटलीस्ट कपड़े तो बदल लो। प्रांस सृष्टि को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, रियली मॉम, आपको ब्लडी स्टेन दिख रहे हैं? ये बोलते हुए उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। उसे इस हालत में देखकर मेरी जान निकल रही है मॉम, मेरा एक एक बूंद खून जल रहा है। जी कर रहा है जितना उसके शरीर से खून बहा है, अपना भी शरीर काट कर उतना बहा दूं। ये बोलते हुए उसकी आंखें और भी ज़्यादा गहरी लाल हो गई थी और आंसू भी भर गए थे और वो खुद को कंट्रोल कर बाहर निकल गया। वो अपने इमोशंस ज़्यादा किसी के सामने व्यक्त नहीं करता था, कभी कभी बस सृष्टि के सामने। प्रांस अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी राणा मेंशन से निकल चुकी थी। सृष्टि अब तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर रूम में आई। पंखुड़ी अभी भी अपनी जगह पर यूं ही बैठी थी। वो खाना उसके सामने रखा था, लेकिन उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया था और अब सृष्टि उसके सामने आकर बैठी। पंखुड़ी ने जैसे ही उसे देखा वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बिस्तर की दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन सृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। पंखुड़ी जल्दी से बोली, मुझे नींद आई है। सृष्टि तुरंत बोली, गहरी बेहोशी से उठी हो तुम, ऐसे में इतनी जल्दी दोबारा नींद नहीं आ सकती। पंखुड़ी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन मुझे आई है। सृष्टि अब अपनी जगह से उठी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, सिर्फ इसलिए हमसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो ना कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से यहाँ पर सबको तकलीफ़ होती है? पंक्ति के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से अपने दिल में गिल्ट लेकर बैठी हो ना? तुम्हें लगता है कि तुमने इस घर की खुशियों को खराब कर दिया, इसलिए अब इस घर से दूर रहना चाहती हो ना तुम? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 20 मिनट बाद प्रांस की गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। इंस्पेक्टर रात को ड्यूटी करने के बाद लगभग से 6 बजे अपने क्वार्टर में चले जाते थे, लेकिन आज वो वहीं पर थे क्योंकि उन्हें पता था कि प्रांस राणा वहां पर जरूर आएगा और अब उसे देखते ही वो अपनी जगह से उठे। प्रांस उनकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ हैं वो तीनों? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। इंस्पेक्टर ने तुरंत सामने की तरफ इशारा कर दिया जहां पर पूरा कॉरिडोर था और फिर लास्ट में कुछ सेल बने हुए थे जहां पर पहले ही किसी के दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन अब तक वो सिर्फ दर्द भरी आवाज़ें थी, लेकिन अब वो आवाज़ें दर्द की इंतहा भी पार करने वाली थी। इधर राणा मेंशन में सृष्टि की बातें सुनकर पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यूं ही अपनी बच्ची कहती हूँ? तुम्हें समझती नहीं, एक माँ से बढ़कर अपने बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। और अगर मैं तुम्हें नहीं समझी तो फिर क्या ही मेरी ममता। ये बोलते हुए उसने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रख दिया था। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बह गए। सृष्टि एक बार फिर से बोली, अब रो क्यों रही हो? मैंने अब तो तुम्हें डांटा भी नहीं, फिर भी तुम रोए जा रही हो। पंखुड़ी तुरंत अपने आंसू साफ किए और बोली, मैं रोती नहीं हूँ, मेरी आंखों से बस पानी निकलता है, वो गंदा पानी होता है इसलिए बाहर आ जाता है। ये बोलते हुए वो किसी बच्चे की तरह लग रही थी, जैसे कोई बच्चा अपने आंसुओं को भी छुपाना चाहता हो।
सृष्टि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी इस बात ने तो मेरी बातों को पूरी तरह से कन्फर्म कर दिया है। तुम कब से ये सब सोचने लगी पंखुड़ी? तुम्हारी तो मासूमियत से हमें प्यार हुआ था। तुमने हम सब के दिलों में जगह ही इसलिए बनाई थी क्योंकि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह थी। ज़्यादा सोचना नहीं, बस जो दिल में आया वो कर देना। और अब तुम ही बदल जाओगी तो भला सब लोग तुमसे पहले की तरह प्यार भी कैसे करेंगे? पंखुड़ी ने मुंह बनाते हुए कहा, वैसे भी कोई मुझसे प्यार कहाँ ही करता है, और मैं प्यार के लायक भी तो नहीं हूँ। नहीं आता ना मुझे आप सब लोगों के हिसाब से चलना। नहीं चलता मेरा दिमाग, मैं क्या करूँ? अब उसमें पेट्रोल डालकर तो नहीं चला सकती ना। जितना सोचना समझना आता है अपनी तरफ से कोशिश कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं सोचा जाता मुझसे। और फिर बेवकूफ़ियाँ करती हूँ तो उन बेवकूफ़ियों से आप सबको तकलीफ़ होती है। इसलिए बेहतर तो यही है ना कि मैं यहाँ पर ना रहूँ। ना मैं यहाँ पर रहूँगी, ना मेरी वजह से आप सब लोगों को तकलीफ़ होगी। सृष्टि ने अब उसका चेहरा पूरी तरह से अपने हाथों में थाम लिया और बोली, और जो तकलीफ़ तुम्हारे यहाँ पर ना होने से होगी वो, उसका क्या? तुम यहाँ पर रहोगे, और अगर तुमने कोई गलती कर दी तो उस गलती से हम लोगों को तकलीफ़ पहुँच सकती है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगी तो फिर तो हम लोग पल पल तुम्हें याद करेंगे, तुम्हारे बारे में सोचकर रोएंगे। हमारी आंखों से ये पानी वाले आंसू नहीं, सच वाले आंसू निकलेंगे। उन सब का क्या? और पहले मुझे ये बताओ कि गलतियाँ किससे नहीं होती? गलतियाँ तो सबसे होती हैं। तुम तो मासूम हो, तुम्हें ज़्यादा सोचना समझना नहीं आता, इसलिए तुम गलतियाँ कर बैठती हो। लेकिन जब मेरी शादी डिस्ट्रॉयर से हुई थी, और शादी से पहले भी इतनी गलतियाँ की हैं मैंने, जबकि मेरा तो अच्छा खासा दिमाग चलता था ना, तो क्या डिस्ट्रॉयर मुझे छोड़ देते, या मैं डिस्ट्रॉयर को छोड़कर चली जाती? गलतियां कहाँ नहीं होती पंखुड़ी, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से ही तो समझता और सीखता है ना। तुम आज गलती करोगी, लेकिन अगर वो गलती तुम्हें कोई सीख देगी तो तुम दोबारा वो गलती नहीं करोगी। अगर करो भी तो हम सब हैं ना तुम्हारी उस गलती को संभालने के लिए। तो तुम क्यों खुद को हम सब से दूर कर रही हो? पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। सृष्टि गुस्से से बोली, खबरदार, अगर दोबारा तुमने ये बात कही तो हॉस्पिटल में तो गलती से चांटा लगाया था मैंने। अब तुम्हारी वो धुलाई करूंगी कि तुम याद रखोगी। पंखुड़ी अपना नाक ऊपर की तरफ खींचते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं रहना। फिर आपको अगर मेरी पिटाई करनी है तो बेशक से कर दीजिए। तभी वहां पर आश्रय की आवाज़ गूंजी, लेकिन मॉम तो आपकी पिटाई नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो क्या हम लोग आपकी पिटाई कर सकते हैं? ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ आ रहा था, और उसके साथ पंक्ति भी थी। पंक्ति मुंह बनाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, मुझे तो बस एक मौका चाहिए। भाभी की ऐसी पिटाई करूंगी ना, भाभी याद रखेंगी। एक तो मुझसे मेरी सासू माँ छीन लेती हैं, और ऊपर से अब देखो कैसे एटीट्यूड दिखा रही हैं। अगर अब इन्होंने घर से बाहर जाने की बात की ना, तो सच्ची मैं, बाकी सब तो कोई इनसे कुछ कहे या ना कहे, मैं इनकी अच्छी खासी पिटाई कर दूंगी। पंखुड़ी उसकी तरफ देखकर बोली, तुमसे तो मैंने और भी बहुत कुछ छीन लिया ना, तो तुम तो सच में मेरी पिटाई कर सकती हो। पंक्ति उसकी बात सुनकर एक पल के लिए पूरी तरह से खामोश हो गई, और फिर उसके पास आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, जो मेरी किस्मत में था ही नहीं भाभी, वो मुझे मिलता भी कैसे? क्या आपको लगता है कि एक इंसान की जान किसी दूसरे की गलती पर निर्भर करती है? नहीं, हर इंसान उतनी ही सांस लेता है जितनी उस भगवान ने उसकी किस्मत में लिखी है। यहाँ पर कोई किसी की किस्मत से कुछ ले नहीं सकता। यहाँ पर कोई किसी की ज़िंदगी छीन नहीं सकता। जो हमारी किस्मत में लिखा है हमें वही मिलेगा। और क्या पता अब जो मुझसे दूर गया है कल वो मेरे पास वापस आ जाए, और फिर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और उससे भी ज़्यादा अच्छा। उसकी बात पर पंखुड़ी रोते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, पर तुम कुछ कह नहीं रही हो। लेकिन इट्स ओके, तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो। पंक्ति तुरंत बोली, हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि मुझे आप पर गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा। और नहीं तो क्या, जब देखो सारा दिन रोती रहती हो। पहले तो रोती थी तो क्यूट लगती थी, लेकिन अब सच बताऊं रोती हुई बड़ी अजीब लगती हो। ना तो चेहरे पर कोई मेकअप है, ना ही ढंग से खाती पीती हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सूखने के लिए तार पर डाला हो और उतारना भूल गया हो। अब तो ये बात मैं आगे से कह सकती हूँ कि अगर हम दोनों पंजा लड़ाए तो मैं ही जीतूंगी। आप तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाओगी, और फिर आपको जीतने का इनाम नहीं ठेंगा मिलेगा।
ये बोलते हुए उसने अपना अंगूठा पंखुड़ी की तरफ दिखाया तो पंखुड़ी रोते रोते हंसने लगी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, आप सिर्फ से मैं बात कर लूँगी लेकिन उनसे नहीं करूँगी। वो दूसरों के पास जाते हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते। उसकी बात पर सृष्टि हैरान हुई। उसे अभी तक कुछ पता नहीं था। शायद पंखुड़ी को यूं ही प्रांस पर गुस्सा आ रहा होगा। ये सोचकर उसने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उससे बात नहीं करनी तो बेशक से मत करना, लेकिन हम सबको तो उसकी गलतियों की सज़ा मत दो। हम लोग तो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ अपनी हर खुशी, हर तकलीफ शेयर करना चाहते हैं। हम लोगों को छोड़कर तुम मत जाओ। पंखुड़ी ने अब कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखती रही। सृष्टि अब उसे अपने सीने से लगा चुकी थी और पंखुड़ी ने भी कसकर अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट दिया था। बस इतनी सी बात थी और इतना आसान था पंखुड़ी को मनाना। और कुछ नहीं मांगती थी वो, बस प्यार, और जो कोई प्यार दे दे तो पल भर में मोम की तरह पिघल जाती थी। और यही प्यार उसे प्रांस से चाहिए था, लेकिन प्रांस की ईगो उन दोनों के रिश्ते के बीच आ रही थी। वहीं आश्रय और पंक्ति भी अब उन दोनों के करीब जाकर उनके साथ मिल चुके थे। पंक्ति भी पंखुड़ी के पीठ से लगी हुई थी और आश्रय सृष्टि के ऊपर था। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, मुझे तो तुम लोग हमेशा भूल जाते हो। ये ससुर जी तो बस अपनी बहू को मोमोज खिलाने के लिए ही पैदा हुआ है। जब प्यार की बारी आई तो सारा प्यार सासू माँ की तरफ चला जाता है। उसकी बात सुनते हुए सब लोग हल्का सा अलग हुए और प्रलय की तरफ देखने लगे। पंखुड़ी रोते हुए बोली, ऐसा नहीं है ससुर जी, मुझे आपकी भी बहुत याद आई थी। प्रलय उसके पास आया और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बड़े ही प्यार से बोला, तो फिर सबको जाने देती भाड़ में, अपने ससुर जी को ही फ़ोन कर लेती। अगर एक एक की वाट नहीं लगा देता तो मैं भी प्रलय राणा नहीं था। उसकी बात पर पंखुड़ी झट से बोली, कोई बात नहीं, इन लोगों की तो नहीं, लेकिन उनकी वाट अभी आप लगा सकते हैं। वो तो अभी भी मुझे परेशान किए जा रहे हैं, दूसरों के पास जाकर मुझे तकलीफ दे रहे हैं। आप उन्हें अच्छे से सबक सिखाइएगा। मैं तो उनसे बात नहीं कर रही, लेकिन आप उनके कान जरूर खींचिएगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि सोच में पड़ गई, क्योंकि सृष्टि से भी उसने यही बात की थी। आखिर पंखुड़ी किस बारे में बात कर रही है? उसने आश्रय और प्रलय की तरफ देखा। उन दोनों ने तुरंत अपना चेहरा नामे हिला दिया, क्योंकि अभी तक उन्हें भी कुछ नहीं पता था। उन लोगों ने अपना फ़ोन तक चेक नहीं किया था और रात को फ़ोन ऑफ रहते थे तो उनके फ़ोन पर अभी तक कोई कॉल या मैसेज रिसीव भी नहीं हुआ था। पंखुड़ी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, अपने हाथों से बना हुआ कुछ खिला दो ना सासू माँ, बहुत मन कर रहा है आपके हाथों से बना हुआ कुछ खाने का, लेकिन मुझे ये खिचड़ी नहीं खानी। सृष्टि ने तुरंत पूछा, तो बताओ क्या खाओगी? पंखुड़ी जल्दी से बोली, छोले भटूरे और राजमा चावल में से कुछ भी खिला दीजिए। उसकी डिमांड सुनकर सब लोग मुस्कुरा रहे थे। सृष्टि ने उसका माथा चूम लिया और बोली, दोनों चीज़ बनाऊंगी, तुम्हें जितना खाना हो खा लेना, लेकिन थोड़ा ध्यान से। अभी तुम्हें ये ज़्यादा मसालेदार खाना खाना ठीक नहीं है पंखुड़ी। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बच्चा? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। सृष्टि ने आश्रय, पंक्ति और प्रलय की तरफ देखा और बोली, अब आप लोग भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए, पूरी रात यूं ही बीत गई है। जब खाना बन जाएगा तो मैं आप लोगों को उठा दूंगी। प्रलय और आश्रय ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। वो लोग वहां से चले गए। पंक्ति सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके साथ किचन में जाऊंगी सासू माँ, आपके खाना बनाने में हेल्प करूंगी। वैसे भी सारे सर्वेंट तो सर्वेंट क्वार्टर में हैं, अभी तक तो वो लोग आए ही नहीं हैं। पूरी रात सब लोग यहीं पर थे, तो हम लोग उन्हें थोड़ी देर आराम करने देते हैं। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और फिर पंक्ति के साथ किचन में आ गई। पंखुड़ी आकर बिस्तर पर लेट गई थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब वो वीडियो घूम रही थी जो उसके फ़ोन पर रिसीव हुई। वो ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। पहले भी लोगों ने उसे अपनी बातों में उलझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब प्रांस जिस तरह से उससे दूर जा रहा था, उसे वो बातें चैन से रहने ही नहीं दे रही थी। पुलिस स्टेशन में प्रांस सेल के बीचों बीच खड़ा था और उसकी नज़रें मुकेश, सोनू और हनी पर थी, जो तीनों दीवार से लगे हुए थे और उनकी दर्द भरी चीखें उस पूरे सेल में गूंज रही थी। इंस्पेक्टर प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, अगर इन तीनों को यहीं पर रखेंगे तो इनकी कोर्ट में पेशी करवानी पड़ेगी, लेकिन अगर इन्हें खुद ही सज़ा देनी है तो सिर्फ एक ही तरीका है। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तरीका तो हम अपनाएंगे ही,
लेकिन पहले इनकी थोड़ी खातिरदारी मैं अपनी स्टाइल से कर दूं। आप लोग गाड़ी तैयार रखिएगा। उसकी बात सुनकर वो तीनों भी हैरानी से प्रांस की तरफ देख रहे थे और अब प्रांस ने इंस्पेक्टर के सामने अपना हाथ बढ़ाया तो इंस्पेक्टर ने उसके हाथ में एक रॉड रखा जो कि लोहे का था और दूसरा वो डंडा था जो पुलिस वालों का होता था, डंडा थोड़ा छोटा और पतले वाला। अब प्रांस ने वहां साइड में खड़े हुए 4 हवलदारों की तरफ देखा तो वो चारों आगे आए। दोनों मुकेश के पैरों को पकड़ा और फिर दोनों उसके हाथों को। मुकेश प्रांस की तरफ देखते हुए बोला, हम लोगों ने तुम्हारी बीवी के साथ जो कुछ किया है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आइंदा से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये लोग पहले ही हमें बहुत टॉर्चर कर चुके हैं। हम लोगों को पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ अभी हमें बख्श दो। प्रांशु से गुस्से और गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, मेरी रोज़ पीटल भी तुम लोगों के सामने कुछ यूं ही गिड़गिड़ाई होगी, है ना? उसकी बात सुनकर मुकेश को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसने थूक गटक कर अपना गला तर किया। उसके हाथ पैर पूरी तरह से अभी भी हवलदारों के हाथ में कसे हुए थे। प्रांस ने लोहे वाला रोड नीचे रख दिया और लकड़ी वाला डंडा कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। वो मुकेश के ऊपर हल्का सा झुका हुआ पंजों के बैल जमीन पर बैठा था और उसके हाथ लगातार मुकेश के चेहरे की तरफ बढ़ रहे थे। मुकेश को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्रांस उसके साथ करने क्या वाला है। वो तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोला, मैं तुम्हारी बीवी से माफ़ी मांग लूँगा, उसके पैरों में पड़ जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे कोई सज़ा मत दो। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रांस ने एक झटके से वो डंडा उसके होठों के बीच फंसा दिया। मुकेश की आंखें बड़ी हो गई। अब उसे अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि प्रांस उसके साथ क्या करने वाला है। वहीं प्रांस इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था और अब उसने उस डंडे को नीचे की तरफ दबाना शुरू कर दिया। वो डंडा पूरी तरह मुकेश के होठों में फंसा हुआ था और जैसे जैसे प्रांस अपने दोनों हाथों से उस डंडे के किनारे पर अपना दबाव बढ़ा रहा था, वो डंडा उसके होठों के किनारों को चीरने लगा था। मुकेश की दर्द से चीख भी एकदम दबी हुई थी और उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आने को हो गई थी। वो दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था, अपने हाथ पैर छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन उन हवलदारों ने उसके हाथों पैरों को कसकर पकड़ा हुआ था और प्रांस लगातार उस डंडे को दबाए जा रहा था। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हास्य और प्रलय अब आराम से अपने रूम में जाकर रेस्ट कर रहे थे और अब दोनों ने ही अपना फ़ोन ऑन किया और जैसे ही उन दोनों ने अपना फ़ोन ऑन किया, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके फ़ोन पर कोई तबाही आ गई हो। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। बोनस पार्ट के लिए मिलते हैं शाम 5 बजे कहानी के अगले भाग में।